बच्चे की डाइट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जैसे कि मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, जिंक, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि उसके ब्रेन ग्रोथ में उसको हेल्प मिल सके। बच्चों का जब तक हम स्टिमिंग को कम नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी फाइन मोटर पे काम कर लें, राइटिंग नहीं आएगी। देखिए, फीडिंग की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि हम बच्चे को स्क्रीन दिखाते हैं और खाना खिलाने लग जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HBN में और मैं हूं आपके साथ तनु पांडे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जोली जय गुप्ता, जो कि एक न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। मैम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और हम आपसे पहला क्वेश्चन तो ये करना चाहेंगे कि आप कितने सालों से इसमें? मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और पिछले 10 साल से अपना खुद का एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रन कर रही हूँ। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद से पढ़ाई की है और मेरी मास्टर्स जयपुर से है, जो कि न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है। करंटली मैं PhD भी कर रही हूँ। पहले तो हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आपके पास किस तरह के बच्चे आते हैं सबसे ज़्यादा? देखिए, आजकल अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास ऑटिज़म, ADHD के आते हैं। ऑल्दो डेवलपमेंटल डिले, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ये सब बच्चे भी हम देखते हैं। बट जब से मैं बोलूँगी कि टीवी और मोबाइल का चलन ज़्यादा चल गया है, तब से हम ऑटिज़म के बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। स्पीच डिले भी होती है आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जी। तो उसमें आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि उसमें क्या ऐसा करें कि जो बच्चे नहीं बोल पाते वो भी अब जल्दी से जल्दी बोलने लगे? देखिए, स्पीच डिले के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो होता है कि नॉर्मल डिले है, जिसमें हम 2.5 साल 3 साल तक भी एक बार के लिए वेट कर सकते हैं अगर बच्चे की बाकी रिस्पॉन्सेज, आई कॉन्टैक्ट, सोशल इंटरेक्शन सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर इन चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, आप उसको बुला रहे हैं तो वो सिर्फ उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है, बाकी चीज़ों को वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। जब खेलने जाता है तो बच्चों के बीच में तो बैठा है लेकिन अकेला खेल रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम दिखती हैं तो जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। उसको जितना हम जल्दी इंटरवीन करेंगे थेरेपीज के थ्रू, उतना जल्दी बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज स्पीच डिले के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को टाइम देना, बच्चे से बातें करना, क्योंकि बच्चा जब स्क्रीन देख रहा होता है तो वो वन वे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें वो सिर्फ सुन रहा है बट बोल नहीं रहा है। तो इसीलिए बच्चे से जब हम बात करते हैं तो ब्रेन में वो कनेक्शंस डेवलप होने शुरू होते हैं जो उसको स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आजकल बच्चों में ये काफ़ी फीडिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी। देखिए, फीडिंग की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि हम बच्चे को स्क्रीन दिखाते हैं और खाना खिलाने लग जाते हैं। इवन जब भी 6 महीने पे भी हम फीडिंग बच्चे की स्टार्ट करते हैं, उससे पहले भी कई बार तो जब हम दूध भी पिला रहे हैं, बच्चे को बॉटल भी दे रहे हैं, तो सामने से मोबाइल चल रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को ना तो अपने टेस्ट का पता चलता है, ना ही उसे टेम्परेचर कौन सा जा रहा है मुंह में उसको पता ही नहीं चलता है, ना उसे भूख का एहसास है, क्योंकि टाइम टू टाइम खाना हम ऐसे देते रहते हैं बच्चे को कि हर 2 घंटे में हमें बच्चे को फीड देना है। तो तीसरा कारण है, अगर हम बहुत ज़्यादा पेसिफायर बच्चे को दे रहे हैं मुंह में रखने के लिए, जिससे कि बच्चे की ओरल मसल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं और बच्चे में फीडिंग इश्यूज दिखते हैं। आजकल बच्चों में माइलस्टोन की बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जी, माइलस्टोन्स यानी कि बच्चे की जो फिजिकल माइलस्टोन्स हैं, बच्चा वो अचीव नहीं कर पाता है टाइम पे। उसमें भी हमें ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है कि बच्चे को जब हम बिठा रहे हैं तो बैठ जाता है, बट लेट के खुद से बैठ नहीं पाता है। ऐसे ही बच्चा खड़ा होकर चलना सीख गया लेकिन उसने क्रॉलिंग नहीं की। तो कुछ कुछ माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे स्किप करते जाते हैं, जिससे कि आगे वाले माइलस्टोन्स और डिले हो जाते हैं। उससे लिंक इमोशनल माइलस्टोन, सोशल माइलस्टोन, स्पीच माइलस्टोन, कॉग्निटिव माइलस्टोन्स भी बच्चे के डिले होने के चांसेस रहते हैं। एंड अगेन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का डिले होना भी रीज़न है बच्चे का एनरिचिंग एनवायरनमेंट ना होना। बच्चे को जब तक हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, उसे खुला नहीं छोड़ेंगे कि वो अपने हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करे, नीचे उतरे, कभी पलटियाँ ले,
और हम चाहेंगे कि बच्चा सेफ रहे। उस चक्कर में हम बच्चे को बस एक जगह पे बिठा के रख दें, मे बी स्क्रीन के साथ या टॉयज के साथ, तो ऐसे भी डेवलपमेंट डिले के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल बच्चों में हैंड राइटिंग भी बहुत प्रॉब्लम करती है जी, कि उनके हाथ मूव्स होते रहते हैं और वो उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती है। देखिए दो कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है कि बच्चे की फाइन मोटर मसल्स डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आजकल क्रॉलिंग बहुत स्किप हो रहा है। जब बच्चा क्रॉल करता है तो उसके हाथों की मसल्स डेवलप होती है, जो अल्टीमेटली हैंड राइटिंग में और बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स में हेल्प करती है। वहाँ पे स्किप होने की वजह से वो हैंड राइटिंग इश्यूज में प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली होता है कि कई बार बच्चों में कुछ स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि बच्चे अपने हैंड को फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके देखते हैं या फिर हैंड को फ्लैप करते हैं, इस तरह की पोस्चरिंग करते हैं। ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, जिसमें बच्चे विजुअल सीकिंग कर रहे होते हैं। उस वजह से वो अपने हैंड को इतना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि राइटिंग में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। और बच्चों का जब तक हम स्टिमिंग को कम नहीं करेंगे, तब तक हम कितना भी फाइन मोटर पे काम कर लें, राइटिंग नहीं आए। आजकल हम आपके पास कभी ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जो बहुत डिले कर देते हैं अपने बच्चों को आपके पास लाने के लिए, और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं कि कभी कोई बच्चा तो मान लो ठीक है, अगर टाइमली आ गया तो सही हो। डेफिनेटली देखिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बिकॉज सबसे पहला इशू आता है एक्सेप्टेंस। हमें बच्चे में दिख रहा होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद होता है प्रोफेशनल की हेल्प सीख करना, प्रोफेशनल तक पहुंचना, बिकॉज लगता है कि अगर प्रोफेशनल के पास पहुंच गए तो बच्चे को एक लेबलिंग मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। एक असेसमेंट टाइमली होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मे बी उस असेसमेंट से कुछ नहीं तो आपको सिर्फ आपकी पेरेंटिंग हैंडलिंग के बारे में बताया जाएगा कि आप बच्चे को, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट सही चले, या मे बी सिर्फ होम प्रोग्राम दे दिया जाए ताकि घर पे आप ऐसे काम करिए बच्चे पे और बच्चे का डेवलपमेंट सही हो जाए। क्या पता ऑनलाइन थेरेपी से ही काम चल जाए, जो कि महीने में या हफ्ते में एक ऑनलाइन सेशन से हो जाए। और इवन अगर थेरेपीज की जरूरत है तो राइट टाइम पे राइट थेरेपी शुरू होने से बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। तो एक असेसमेंट कराने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे लगता है सही जगह पे एक असेसमेंट करवा लीजिए, ये होती है तो टाइमली बच्चा जब पहुंच जाता है तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है और पूरी तरह से ठीक होता है। इसमें जैसे कि सब बोलते हैं कि मम्मी लोग घर पे रहती हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को तो हमेशा मम्मी लोग को ब्लेम किया जाता है कि मम्मी लोग ने नहीं इस पे ध्यान दिया, बच्चों की केयर नहीं की, काम में ज्यादा बिजी हो गई या अपने काम में ज्यादा बिजी हो गई। तो पापा लोग का भी तो कोई रोल होता होगा इसमें। इवन पापा लोगों का रोल बहुत ज्यादा है, बिकॉज स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर फादर्स के साथ जो बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं उनके ब्रेन कनेक्शन 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से बनते हैं। सो फादर्स की भी आज की डेट में जब मदर्स भी वर्किंग है तो फादर्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को टाइम दें और बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चे को सिखाएं, उसके साथ बातें करें, पार्क लेकर जाएं। अगर ज्यादा टाइम नहीं दे तो 15 मिनट्स, बट एटलीस्ट वो 15 मिनट्स उनके लिए 1 आवर का काम करें, डेली 15 मिनट्स। राइट। अच्छा, आपके पास सबसे ज्यादा एज के बच्चे आते हैं, मतलब कि सबसे मैक्सिमम एज क्या है कि आपके पास बच्चे आते हैं? देखिए हमारे पास मैक्सिमम एज ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बट हमारी जो रेंज है जो हम बच्चों को देखते हैं दैट इज 3 months to 14 years, और कभी कभी 18 साल पे 16 साल पे भी हमारे पास बच्चे आते हैं, जिनको देख के बड़ा इनफैक्ट दुख होता है कि इतनी लेट वो हमारे पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज द की। जितना जल्दी बच्चा पहुंचेगा, जितना जल्दी इंटरवेंशन शुरू होगा, उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ठीक होगा। और मेरा मोटिव ही यही है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, और एटलीस्ट इस अवेयरनेस को क्रिएट करने से अगर 1% भी बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इस बहाने बेटर हो सकती है, मेरी लाइफ का पर्पस आई वुड से सॉल्व हो जाता है वही। अच्छा, तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे बच्चे कभी कभी बोलने में बहुत ज्यादा डरते हैं, बोल नहीं पाते प्रॉपर। जैसे घर में तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन बाहर जाके वो बहुत एकदम बहुत सीधे बच्चे बन जाते हैं, बोलने में उनको बहुत डर लगता है। तो
देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। घर पे उनका एक कंफर्ट जोन है जहाँ पे वो बहुत अच्छे से सब कुछ बात कर लेते हैं, बल्कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हाँ। हैं, जनरली बहुत लाउड होते हैं कि उनको लगता है कि पेरेंट्स सिर्फ हमारे सर्वेंट है, वो हमारी सुनने के लिए ही है। जी। तो उस टाइम पे वो उनके ऊपर सारा रोब जमाते हैं, लेकिन जहाँ वो बाहर निकलते हैं वहां पे वो दूसरे से बात करने में डरते हैं, बिकॉज अंदर से वो सेल्फ एस्टीम उनकी लो होती है और वो हेजिटेट फील करते हैं। और ये जनरली तब आता है जब घर का माहौल ऐसा हो जहाँ पे हम बच्चे को हर चीज में टोकते रहते हैं, या हम हर चीज में बच्चे की गलतियां निकालते रहते हैं, या मे बी उसे वर्ड्स इस तरह के बोलते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर पाते हो, तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा। इसकी बजाय हमेशा बच्चे से हमें पॉजिटिव मैनर में बात करनी चाहिए। बच्चा अगर जिद कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बच्चे पे ध्यान मत दीजिए या रोने दीजिए, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को जब भी वो जिद कर रहा है या कोई बैड बिहेव कर रहा है, हमें उसको पॉजिटिवली गाइड कर सकते हैं। हम उसे ये बता सकते हैं कि बेटा ये नहीं ये कर लो, लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं, ऐसा मत करो, ये नहीं करना है, ये टच नहीं करना है। सो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ये नहीं करना है तो क्या करना है? अल्टीमेटली हमें ही बताना होगा, और वो हम जितना पोलाइटली बताएंगे, जितना पॉजिटिव वर्ड्स में बताएंगे, बच्चे का सेल्फ एस्टीम उतना हाई होता चला जाता है। बच्चों की सेल्फ केयर बहुत ज्यादा मायने रखती है कि उनको कैसे उनकी केयर करें, क्या चीज खाने को दें, क्या चीज ना दें। देखिए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल के साथ पैदा होते हैं। उनके इवन कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो उनको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, कि अगर कोई उन्हें देखने वाला भी नहीं है तो भी बच्चा सर्वाइव कर जाएगा। इतने रिफ्लेक्सेस और इतने पोटेंशियल के साथ बच्चा इस दुनिया में आता है। सो उसके साथ आई वुड से चाइल्ड लेड चीजें हमें थोड़ा सा फोकस करनी चाहिए। हम हर 2 घंटे पे बच्चे के पीछे पड़ जाना कि अब ये खाओ वो खाओ, इन चीजों को करने की जगह हम सिर्फ ये देखें कि क्या हम सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को दे रहे हैं। बच्चे की डाइट में प्रोटीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, जिंक, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि उसके ब्रेन ग्रोथ में उसको हेल्प मिल सके। लेकिन उसके पीछे पड़ के नहीं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको खिलाना चाहिए। आजकल बच्चों में काफी ADHD की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें सबसे पहला तो ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि बच्चा शरारती है या ADHD है। हाँ। क्योंकि घर वाले ज्यादातर ये सोचते रहते हैं नहीं शरारती है, एज के साथ ठीक हो जाएगा, जब बड़ा होगा उतना ही ठीक हो जाएगा। और ऑन द कंट्रेरी स्कूल वालों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं आजकल एक पर्सपेक्टिव बन गया कि अगर बच्चा थोड़ा भी शरारती है तो वो ADHD है। हाँ। उसके लिए मुझे लगता है अगर कोई डाउट वाली सिचुएशन है तो प्रोफेशनल्स की हेल्प सीख करनी चाहिए और एक असेसमेंट करवा लेना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि क्या बच्चा हाइपर एक्टिव है, ADHD है। बिकॉज ADHD के कुछ साइंस है, जैसे कि बच्चा अटेंशन नहीं दे पाएगा। हाँ। यानी कि अगर वो चाह भी रहा है तब भी वो अटेंटिव नहीं हो पाएगा, तब भी वो किसी चीज के लिए बैठ ही नहीं पाएगा, और अगर बैठ भी गया तो फिजिट करता रहेगा, चीजें छेड़ता रहेगा, इधर देख रहा है फिर इतने में उधर देखना शुरू कर देगा, नहीं ध्यान देगा। ऑन द कंट्रेरी शरारती बच्चा किसी सिचुएशन में अटेंशन देगा और किसी में नहीं देगा जहां उसका मन नहीं है। ADHD का बच्चा हाइपर एक्टिव होगा और वो हर जगह पे घूमता रहेगा इधर से उधर, वो कहीं पे भी आराम से नहीं बैठ पाएगा। इवन उसको लगता है, वो चाहता है कि मैं बैठूं, नहीं तो यहाँ पे तो पिटाई हो जाएगी। हाँ। तो भी वो 2 सेकंड के लिए बैठेगा बट फिर से भागना शुरू कर देगा। जबकि एक शरारती बच्चा जब उसको ये होता है कि अब कुछ यहाँ पे मुझे बैठना जरूरी है तो वो आधा घंटा भी आराम से बैठ सकता है। तो इस तरह के डिफरेंसेस को हम नोटिस करें और ये आइडेंटिफाई करें, उसके हिसाब से हम बच्चे को आगे इंटरवेंशन या घर का माहौल ऐसा दें ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से मदर्स को क्या बताना चाहेंगे वो ये चीज ना करें जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो? सबसे पहला तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पूरी पब्लिक से कि बच्चों को, छोटे बच्चों को स्क्रीन्स मत दें। 2 साल तक के बच्चों को 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अगर हम उससे पहले स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो एक तरह से हम अपने बच्चे को खुद ही एक गड्ढे में धक्का दे रहे हैं, जहाँ पे या तो उसका स्पीच डिले होगा या कुछ बिहेवियर इश्यूज आएंगे, मे बी अकेडमिक्स में प्रॉब्लम आएगी या लर्निंग इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ इश्यू जरूर आएगा। उसके अलावा
बीइंग अ पेरेंट हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रेजेंट रहने की जरूरत है। अगर हमने बच्चे को लाइफ थोड़ा दी सा भी है, टाइम दे बच्चे जी को। हमने बच्चे को लाइफ दी है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी लाइफ, और हमें उन्हें टाइम देना बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, थोड़ा दीजिए, लेकिन जितना दे रहे क्वालिटी टाइम दीजिए। अपने मोबाइल को साइड में रखिए हाँ। और फिर बच्चे को टाइम दीजिए। कभी कभी तो क्या होता है कि बच्चे भी फोन यूज कर रहे हैं, मम्मी पापा भी फोन यूज कर रहे हैं। उल्टा होता है कि बच्चे नहीं, मम्मी पापा मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए बच्चे फोन यूज हाँ, कर रहे हाँ, होते हैं। ये भी होता है ना, क्योंकि उनको लगता है कि जब मैं घर में हूँ, मम्मी पापा हमेशा ही फोन पे हाँ। लगे हुए हैं, तो ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हाँ, चीज है। मैं भी यूज कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। नमस्कार। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।